गोता लगाते हैं आयुर्वेद की दुनिया में और समझते हैं कि वजन को लेकर इसका नजरिया क्या है। हमारे पास जो स्रोत है वो बड़ा दिलचस्प है। ये वजन घटाने के लिए मीठे फल और डेयरी छोड़ने की बात करता है, लेकिन साथ ही अदरक और काली मिर्च जैसे गरम मसाले खाने को कहता है। हाँ, ये तो आम धारणा से बिल्कुल उल्टा लगता है ना? बिल्कुल। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है उसे समझना होगा। अच्छा। ये शरीर को 3 मुख्य प्रवृत्तियों या दोषों में देखता है। वात, पित्त और कफ। हाँ। आज हमारा फोकस कफ पर है, जो मतलब पृथ्वी और जल तत्वों से बना है। इसी से भारीपन और ठहराव जैसे गुण आते हैं। अच्छा, तो कफ प्रवृत्ति का होना कोई बुरी बात नहीं है? स्रोत में लिखा है कि जब ये लोग संतुलित होते हैं तो वे कुदरती तौर पर मजबूत, शांत और देखभाल करने वाले होते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तब सुस्ती आती है, आसानी से वजन बढ़ता है और एक तरह का भावनात्मक भारीपन भी महसूस होता है। और यहाँ पर एक बहुत गहरी बात छिपी है। स्रोत शारीरिक और भावनात्मक स्थितियों को एक साथ जोड़कर देखता है। उसके मुताबिक बढ़ा हुआ कफ सिर्फ धीमे मेटाबॉलिज्म की निशानी नहीं है, तो फिर बल्कि ये चीजों को, चाहे वो समान हो या पुरानी भावनाएं, पकड़कर रखने की आदत से भी जुड़ा है। अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गाइड कह रही है कि जैसे हम पुरानी चीजें या बातें पकड़कर रखते हैं, वैसे ही हमारा शरीर वजन पकड़कर रखता है। सही पकड़ा। ये तो माइंड बॉडी कनेक्शन का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। हाँ, यही आयुर्वेद का समग्र दृष्टिकोण है। वो शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखता। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कफ का मतलब है भारीपन और ठंडक। तो जाहिर है इसका इलाज भी इसके उल्टे गुणों से ही होगा। बिल्कुल। मतलब खान पान में कुछ हल्का और गर्म ढूंढना पड़ेगा, है ना? हाँ, इस गाइड में इसी विपरीत गुणों से संतुलन के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। इसीलिए भारी तैलीय और मीठी चीजों से परहेज करने को कहा गया है। इसमें डेयरी उत्पाद, तली हुई चीजें और यहाँ तक कि आम और केले जैसे बहुत मीठे फल भी शामिल हैं। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। स्रोत कहता है कि डेयरी उत्पाद नहीं लेने चाहिए, लेकिन दूध और घी को तो आयुर्वेद में अक्सर बहुत पौष्टिक माना जाता है। तो इस विरोधाभास के बारे में गाइड में कुछ बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ संदर्भ ही सब कुछ है। सामान्य तौर पर घी पौष्टिक है, लेकिन जब शरीर में पहले से ही कफ मतलब भारीपन और चिकनाई ज्यादा हो, अच्छा। तो उसे और बढ़ाने वाली चीजों से बचने की सलाह दी जाती है। समझ गई। यहाँ पर तीखे, कड़वे और कसैले स्वाद वाली चीजों पर जोर है, जैसे अदरक, हल्दी, काली मिर्च, पत्तेवार सब्जियां। और ये मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं हैं, ये पाचन की अग्नि को तेज करते हैं। तो एक आम दिन में ये सब कैसा दिखेगा? मुझे लगता है सिर्फ क्या खाना है से ज्यादा कब खाना है भी जरूरी होगा। हाँ, बिल्कुल। इस गाइड में एक खास लय का सुझाव दिया गया है। सुबह बहुत हल्का नाश्ता या शायद सिर्फ आंवले या पेठे का जूस। और लंच? दोपहर में मुख्य और सबसे भारी भोजन, क्योंकि उस समय हमारी पाचन शक्ति सबसे तेज होती है। और रात का खाना? रात का खाना बिल्कुल हल्का और सोने से काफी पहले। और ये जो 14-16 घंटे के उपवास की बात है, ये तो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से बहुत लोकप्रिय है। हाँ, कह सकते हैं। तो क्या ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं, बस उनके नाम अलग हैं? ऐसा ही लगता है। स्रोत के अनुसार रात के खाने और अगले दिन के पहले भोजन के बीच लंबा अंतर रखने से शरीर को खुद को साफ करने और मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा रोजाना ऐसा व्यायाम करने पर जोर दिया गया है जिससे पसीना आए, ताकि शरीर में जमा हुआ भारीपन और ठहराव दूर हो सके। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये तरीका कैलोरी गिनने से कहीं ज्यादा शरीर की कुदरती लय और गुणों के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। सही। मतलब भारीपन को हल्केपन से और ठंडक को गर्मी से संतुलित करना। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात है। ये पूरा नजरिया शरीर के एक आंतरिक गुण को संतुलित करने पर टिका है। सही बात है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। सिर्फ वजन के लिए आहार और व्यायाम से परे, क्या कोई व्यक्ति जीवन के उन दूसरे क्षेत्रों में भी विपरीत गुणों से संतुलन बनाने का ये सिद्धांत लागू कर सकता है, जहां वो खुद को अटकावा, सुस्त या भारी महसूस करता है?